अनुराग ठाकुर जी ने मुझे इंसल्ट किया है, मगर मैं अनुराग ठाकुर जी से कोई माफ़ी नहीं चाहता हूं। मुझे कोई माफ़ी की ज़रूरत नहीं है। मैं लड़ाई लड़ रहा हूं। जितनी आपको गाली देनी है मैं आपसे कभी माफ़ी नहीं मांगूंगा। मुझे आपकी माफ़ी नहीं चाहिए। आज भैया जी तो अपने ही वाक जाल में फंस गए। सबकी जाति पूछते रहते थे, पर किसी ने उनकी जाति पूछ लिया तो रोना आ गया। जाति गणना कराएंगे पर जाति नहीं बताएंगे। गजब का दोहरा रवैया अपनाया है। राहुल जी खास परिवार से हैं, इसलिए उनकी जाति पूछने की कोई हिम्मत नहीं करेगा। यह जातिवादी सिर्फ पिछड़े लोगों के लिए है, वोट बैंक के लिए है। खबरदार जो इसमें राहुल गांधी का नाम लाया तो राजा से कोई जाति पूछता है। लोगों से जाति पूछो, उन पर राजनीति करो। लोकसभा के मानसून और बजट सत्र के दौरान मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी के सांसद अनुराग ठाकुर और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बीच जमकर बहस हो गई। इस बहस में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कन्नौज से सांसद अखिलेश यादव भी बिना मतलब कूद पड़े। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर के राहुल गांधी की जाति पर सवाल खड़ा करने को लेकर लोकसभा में हंगामा हुआ। बजट पर भाषण के दौरान अनुराग ठाकुर ने कह दिया कि जिनकी जाति का पता नहीं वो जाति जनगणना की बात करते हैं। अनुराग ठाकुर के इस बयान से विपक्षी सांसद बुरी तरह बौखला कर हंगामा करने लगे। हालांकि अनुराग ठाकुर ने अपने बचाव में कहा कि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया है। राहुल गांधी ने कहा कि अनुराग ठाकुर ने मुझे गाली दी। फिर राहुल ने कहा कि मेरा जितना अपमान करना है करिए, लेकिन जाति जनगणना होकर रहेगी। अखिलेश यादव ने भी सवाल उठाया कि जाति कैसे पूछ सकते हैं। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप बताएं, जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप पूछ के दिखाओ जाति को। आप जाति कैसे पूछोगे तुम? बुरी तरह बौखलाए तमतमाए अखिलेश ने सभापति से कहा वो अनुराग ठाकुर मंत्री रहे हैं, बड़े नेता है, बड़ी बात कर रहे थे। दुर्योधन शकुनी तक ले आए। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? तुम पूछ के दिखाओ जाति कैसे पूछ दी जाती। अखिलेश ने कहा कि आप जाति नहीं पूछ सकते। बजट 2024 पर चर्चा के दौरान अनुराग ठाकुर ने कहा था जिसकी अपनी जाति किसी को पता नहीं है वह सदन में जाति जनगणना की मांग कर रहा है। उधर राहुल ने इस मामले पर कहा कि मुझे अनुराग ठाकुर से माफी नहीं चाहिए। जिस तरह महाभारत में अर्जुन को मछली की आंख दिख रही थी वैसे ही मुझे मेरा लक्ष्य दिख रहा है। हम जातिगत जनगणना करके दिखाएंगे। अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए कहा कि उन्हें यह पता होना चाहिए कि LOP विपक्ष के नेता का मतलब लीडर ऑफ प्रोपोगेंडा दुष्प्रचार के नेता नहीं होता है। उन्होंने बजट पर चर्चा में भाग लेते हुए यह भी कहा कि राहुल गांधी को रील का नेता नहीं बनना चाहिए और यह समझना चाहिए कि रियल नेता बनने के लिए सच बोलना पड़ता है। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कांग्रेस नेता पर निशाना साधते हुए कहा कि जो एक्सीडेंटल हिंदू है उनका महाभारत का ज्ञान भी एक्सीडेंटल है। उन्होंने कहा एक नेता ने कमल पर कटाक्ष किया, न जाने क्या दिक्कत है। कमल को बुरा दिखाने का प्रयास किया गया। जनता ने हमें लगातार तीसरी बार सत्ता में बैठाने का काम किया है। कमल भाजपा का चुनाव चिन्ह है। ठाकुर ने आरोप लगाया आप कमल का अपमान नहीं कर रहे हैं, आप भगवान शिव बुद्ध का अपमान कर रहे हैं। उन्होंने कटाक्ष किया केवल रील के नेता मत बनिए, रियल नेता बनने के लिए सच बोलना पड़ता है। उन्होंने कांग्रेस सांसद शशि थरूर के एक उपन्यास का हवाला देते हुए कहा कि महाभारत और भारत की तुलना करके क्या लिखा गया है उसे राहुल गांधी को पढ़ना चाहिए। ऐसे में आपका क्या कहना है इस खबर को लेकर कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद। बड़े दुख की बात है कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को संसद की कार्यवाही के नियम नहीं पता है। आज स्पीकर को चैलेंज करके उन्होंने सदन की गरिमा को गिराया है। राहुल गांधी ने कल अपनी विभाजनकारी मानसिकता से एक बार फिर यह सिद्ध कर दिया कि वह आज के दुर्योधन हैं जो सत्ता के लालच में गृह युद्ध तक करा सकते हैं। देश की जनता को सोचना होगा, क्या अब हम दोस्ती भी जाति देखकर करेंगे? क्या अब हम कोई फिल्म देखने के पहले यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि फिल्म के कास्ट और क्रू में कितने लोग किस जाति के हैं? देश की जनता को इस जहरीली सोच को हराना पड़ेगा। इसी बीच अब राहुल गांधी के ऐसे बड़े बिगड़े बोल पर लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला को एक्शन लेना पड़ा है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल गांधी का संसद में दिया दूसरा भाषण भी विवादों में आ गया है।
बजट पर चर्चा के दौरान सोमवार को लोकसभा में राहुल गांधी ने जो भाषण दिया था उसके कई शब्दों को रिकॉर्ड से हटा दिया गया है। बड़ा एक्शन लेते हुए राहुल गांधी के दूसरे भाषण से जिन शब्दों को हटाया गया है उनमें मोहन भागवत, अजीत डोभाल, अंबानी और अडानी हैं। राहुल गांधी ने अपने 45 मिनट के भाषण में इन चारों का नाम लिया था, जिस पर स्पीकर ओम बिरला ने आपत्ति भी जताई थी। लोकसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 380 निष्कासन में कहा गया है कि अगर अध्यक्ष की राय है कि वाद विवाद में ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया है जो अपमानजनक या अशिष्ट या असंसदीय या अशोभनीय हैं, तो अध्यक्ष अपने विवेक का प्रयोग करते हुए आदेश दे सकते हैं कि ऐसे शब्दों को सदन की कार्यवाही से निकाल दिया जाए। ऐसा नहीं है कि बोलने की आज़ादी के साथ संसद में कुछ भी कह सकने के लिए आज़ाद है। कोई भी शब्द या टर्म ऐसा न हो जो संसद की गरिमा को भंग करता हो। यही हवाला देते हुए सदन की कार्यवाही के दौरान कई बार सांसदों के भाषण से कुछ शब्द, वाक्य या बड़े हिस्से को हटाया जाता रहा है। इस प्रोसेस को एक्सपंक्शन कहते हैं। लोकसभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन नियम 380 के तहत ऐसा किया जाता रहा है। नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल गांधी के दूसरे भाषण के केंद्र में चक्रव्यूह रहा। राहुल गांधी ने महाभारत युद्ध की चक्रव्यूह संरचना का जिक्र करते हुए कहा कि इसमें डर, हिंसा होती है और अभिमन्यु को फंसाकर 6 लोगों ने मारा। उन्होंने चक्रव्यूह को पद्मव्यूह बताते हुए कहा कि यह एक उल्टे कमल की तरह होता है। राहुल ने कहा था कि यह एक नया चक्रव्यूह तैयार हुआ है, वो भी लोटस की शेप में है, जिसको आजकल पीएम मोदी छाती पर लगाकर घूमते हैं। अभिमन्यु को 6 लोगों ने मारा था, जिनके नाम द्रोण, कर्ण, कृपाचार्य, कृतवर्मा, अश्वत्थामा और शकुनी थे। आज भी चक्रव्यूह के बीच में 6 लोग हैं। चक्रव्यूह में बिल्कुल सेंटर में 6 लोग कंट्रोल करते रहे हैं। जैसे उस टाइम 6 लोग कंट्रोल करते थे, वैसे आज भी 6 लोग कंट्रोल कर रहे हैं। राहुल गांधी के इस बयान पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला उन्हें टोकते हुए याद दिलाते हैं कि जो शख्स इस सदन का सदस्य नहीं है उसका नाम न लिया जाए। इस पर राहुल गांधी ने कहा कि अगर वो चाहते हैं कि वो अजीत डोभाल, अडानी और अंबानी का नाम न ले तो वो नहीं लेंगे। राहुल गांधी ने 1 जुलाई को नेता प्रतिपक्ष के तौर पर संसद में पहला भाषण दिया था। तब उन्होंने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान भाषण दिया था। पहले भाषण में राहुल ने संविधान की कॉपी और भगवान शिव की तस्वीर दिखाकर अपनी बात रखी थी। उनके पहले भाषण के एक बड़े हिस्से को संसदीय रिकॉर्ड से हटा दिया गया था। ऐसे में क्या कुछ कहना है आपका इस पर कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत। अखिलेश यादव ने विधानसभा में माता प्रसाद पांडे को नेता प्रतिपक्ष बनाकर चाचा शिवपाल यादव को किनारे लगा दिया, क्योंकि अखिलेश यादव ने जो मॉनसून ऑफर बीजेपी के लिए खोला था वो उल्टा पड़ गया और चाचा से डर गए कि वो कभी भी पार्टी तोड़ सकते हैं। वहीं एक और खबर इन दिनों सियासी गलियारों में गुज रही है। वो खबर ये है कि शिवपाल सिंह यादव 10 सांसदों के साथ बीजेपी में शामिल होने वाले हैं, ताकि इस कार्यकाल में बहुमत की झिकझिक बीजेपी के लिए खत्म हो जाए। हालांकि इस खबर की अभी तक पुष्टि नहीं हुई है। वहीं उत्तर प्रदेश विधानसभा में मानसून सत्र की शुरुआत हो चुकी है। इस दौरान राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला बोला है। योगी आदित्यनाथ ने यहां तक कह दिया है कि समाजवादी पार्टी से जुड़े लोग अपराधों में लिप्त हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सपा नेता और अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव पर भी तंज कसते हुए कहा, अखिलेश यादव ने चाचा को गच्चा दे दिया। हालांकि इसके जवाब में शिवपाल सिंह यादव ने ऐसा दावा किया है जिससे हर कोई हैरान है। उत्तर प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सपा नेता शिवपाल सिंह यादव पर तंज कसते हुए कहा, अखिलेश यादव ने चाचा को गच्चा दे दिया। इस पर शिवपाल सिंह यादव ने कहा, मुझे गच्चा नहीं मिला है। शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि 3 वर्षों तक योगी के संपर्क में थे तो गच्चा तो आपने भी दिया। समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल सिंह यादव ने आगे कहा, माता प्रसाद पांडे जी बहुत सीनियर नेता हैं। शिवपाल ने कहा, पहले हम विधानसभा में पीछे बैठते थे, अब आगे आ गए हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कहा, जब आपने गच्चा दिया तो प्रदेश में चुनाव में पीछे हो गए, 2027 में सपा फिर आगे होगी। शिवपाल सिंह यादव यही नहीं रुके। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से यहाँ तक कह दिया है कि आपके डिप्टी सीएम फिर आपको गच्चा देंगे। दरअसल यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनने की दौड़ में शिवपाल सिंह यादव, राम अचल राजभर का नाम आगे चल रहा था। माना जा रहा था कि अखिलेश यादव पीडीए काट को आगे बढ़ाते हुए
इन्हीं में से किसी एक को मौका दे सकते हैं। शिवपाल सिंह यादव पहले भी नेता विपक्ष रहे हैं। हालांकि अखिलेश ने सबको चौंकाते हुए माता प्रसाद पांडे का नाम आगे बढ़ाया और पूर्वांचल में ब्राह्मण कार्ड खेला। ये शिवपाल सिंह यादव के लिए एक बड़ा झटका भी है, क्योंकि अखिलेश यादव के दिल्ली में कमान संभालने के बाद माना जा रहा था कि वो चाचा को उत्तर प्रदेश विधानसभा में बड़ा कमान दे सकते हैं। हालांकि ऐसा नहीं कर अखिलेश यादव ने शिवपाल की सियासी पारी खत्म होने के संकेत दे दिए हैं। उनके बेटे आदित्य यादव को बदायूं लोकसभा सीट से टिकट दिया गया था, जो अब सांसद बन चुके हैं। शिवपाल के बहाने भाजपा को सपा पर पलटवार करने का मौका भी मिल गया है, जो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी और दोनों डिप्टी सीएम के बीच कथित मतभेदों पर खूब प्रहार कर रही थी। अखिलेश यादव ने खुद केशव प्रसाद मौर्य को दिल्ली के वाईफाई का पासवर्ड बता डाला था। वहीं केशव प्रसाद कहां चुकने वाले थे। उन्होंने शिवपाल को नेता विपक्ष न बनाए जाने पर उनकी पीठ में छुरा घोंपने का आरोप भी अखिलेश यादव पर लगाया था। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए लाइव टीवी न्यूज के साथ। पश्चिमी बंगाल में अध्यक्ष बदलने के साथ कांग्रेस सियासी लाइन लेंथ बदलने की तैयारी में है। बंगाल कांग्रेस के नेताओं के साथ सोमवार को संगठन महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने सामूहिक और फिर अलग अलग मुलाकात की। ज्यादातर नेताओं ने संगठन में बदलाव की पुरजोर मांग की। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को अच्छा प्रदर्शन करना है तो एकला चलो की रणनीति के तहत काम करना होगा। दरअसल सोमवार को के.सी. वेणुगोपाल की बैठक में लगभग 24 नेताओं ने अपनी बात कही। ज्यादातर नेता पूर्व अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी के कार्यशैली से नाराज थे। उनके मुताबिक अधीर रंजन के समय कांग्रेस संगठन को मजबूत करने पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। बैठक में कांग्रेस नेताओं ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी सिर्फ व्यक्तिगत स्वार्थ में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का विरोध करते रहे हैं, जबकि कांग्रेस अगर ध्यान देती तो वो बंगाल में विपक्ष का स्पेस हासिल कर सकती थी। यानी ममता बनर्जी विरोध से पहले बीजेपी से लड़कर विपक्ष की जगह लेने पर ध्यान हो। गौरतलब है कि यह रणनीति केंद्र में इंडिया गठबंधन को भी रास आती दिख रही है। सोमवार को हुई बैठक के बाद कांग्रेस के अगले प्रदेश अध्यक्ष की रेस में शंकर मालाकार, ईसा खान चौधरी, डीपी राय और नेपाल महतो के नाम सबसे आगे हैं। वहीं आज बंगाल कांग्रेस के नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से भी मुलाकात करेंगे। जल्द ही बंगाल कांग्रेस के नए अध्यक्ष का ऐलान होगा। इन सब के बीच बीजेपी ने इस मौके को लपका और लगे हाथ बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने अधीर रंजन चौधरी को पार्टी बदलने का ऑफर दे दिया। एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में सुकांत मजूमदार ने कहा, मैं अधीरदा से यही कहूंगा कि अगर आप ममता बनर्जी से लड़ना चाहते हैं तो कोई उपयुक्त जगह ढूंढ लीजिए। जिस घर में आप है वह भयावहता से भरा है। भयावहता का घर छोड़ो, राम के घर चलो। अधीर रंजन चौधरी ममता बनर्जी को लेकर हमेशा आक्रामक होने के कारण अपनी ही पार्टी में अलग थलग पड़ते जा रहे हैं। ममता बनर्जी और टीएमसी के अन्य नेताओं ने बार बार अधीर को भाजपा एजेंट करार दिया है। इससे पहले खबर यह आई थी कि अधीर रंजन चौधरी ने कांग्रेस आलाकमान को पार्टी छोड़ने तक की धमकी दे दी थी। उन्होंने यहां तक कह दिया था कि अगर टीएमसी के साथ गठबंधन होता है तो वो बीजेपी में भी शामिल हो सकते हैं। उनका अल्टीमेटम कांग्रेस आलाकमान के लिए बड़ा सिरदर्द बना हुआ है। यह कोई पहली बार नहीं जो कांग्रेस का विकेट गिरने जा रहा है। पिछले 10 सालों में कांग्रेस के कई बड़े नेता पार्टी को छोड़ चुके हैं, जिसमें रीता बहुगुणा जोशी, कैप्टन अमरिंदर सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया, गुलाम नबी आजाद, आरपीएन सिंह, जितिन प्रसाद, बाबा सिद्दीकी, मिलिंद देवड़ा, अशोक चौहान, सुष्मिता देव, प्रियंका चतुर्वेदी, जितिन प्रसाद, अशोक तंवर, हार्दिक पटेल, अल्पेश ठाकुर, अशोक चौधरी, हेमंत बिस्वा शर्मा, सुनील जाखड़, अश्विनी कुमार शामिल है। ऐसे में क्या कुछ कहना है आपका? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की केस की आवाज लगाने के बाद दिल्ली की अदालत ने अगली तारीख दे दी। असल में सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। उस पर मंगलवार को सुनवाई होनी थी। इस सुनवाई के दौरान सीबीआई द्वारा दाखिल आरोप पत्र पर संज्ञान लेने या न लेने के मामले में 12 अगस्त तक सुनवाई को टाल दिया गया है। हाई कोर्ट में बहस के दौरान सीबीआई ने केजरीवाल की तरफ से पेश अभिषेक मनु सिंघवी की दलीलों का विरोध किया और कहा, वे कहते हैं कि एक बार चार्जशीट दाखिल हो जाने के बाद व्यक्ति को सलाखों के पीछे नहीं रखना चाहिए। ये एक नैरेटिव बनाया गया है। अदालत उन्हें सलाखों के पीछे रख सकती है
ताकि उनका मुकदमा कम से कम समय में पूरा हो सके। सीबीआई के वकील ने आगे कहा, हालांकि कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जिसमें जमानत पर सीधे हाईकोर्ट सुनवाई कर सकता है, लेकिन हाईकोर्ट जमानत पर सुनवाई करने वाली पहली अदालत नहीं बन सकती। इस मामले में यह अंतरिम आरोप पत्र है। हम ट्रायल शुरू करने के लिए तैयार हैं। फिर अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, मैंने पहले भी कहा था कि यह कुछ नहीं बल्कि इंश्योरेंस गिरफ्तारी है। ईडी मामले में 3 बार जमानत मिल चुकी है, किसी न किसी रूप में। जब से मुझे सीबीआई ने गिरफ्तार किया है तब से किसी गवाह से आमना सामना नहीं कराया गया, कुछ भी नहीं हुआ है। सिंघवी ने एक फैसले का हवाला देते हुए कहा, सीआरपीसी की धारा 160 केवल गवाहों से संबंधित है और केजरीवाल को सीबीआई ने इसी प्रावधान के तहत पूछताछ के लिए बुलाया था। सिंघवी ने जज से कहा, क्या आपने कभी ऐसा मामला देखा है जहां 2023 में अरविंद केजरीवाल को गवाह के तौर पर बुलाया जाए, उसके बाद कोई समन ना हो, कुछ भी ना हो और फिर 2024 में गिरफ्तार कर लिया जाए। सीबीआई ने मामले में केजरीवाल की जमानत याचिका का विरोध करते हुए उन्हें आबकारी घोटाले का सूत्रधार बताया और कहा कि अगर उन्हें रिहा किया जाता है तो वो गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। सीबीआई की ओर से पेश अधिवक्ता डीपी सिंह ने कहा, उनकी गिरफ्तारी के बगैर जांच पूरी नहीं की जा सकती थी। हमने 1 महीने के अंदर आरोप पत्र दायर किया। शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल चुकी है, लेकिन वह जेल से बाहर नहीं निकल पाए। इसकी वजह है कि सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने से पहले ही पिछले महीने सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था, जबकि सीबीआई ने उन्हें 26 जून को गिरफ्तार किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लोकसभा चुनाव के दौरान भी सुप्रीम कोर्ट से 21 दिनों की अंतरिम जमानत मिली थी। सीबीआई केस में गिरफ्तारी को केजरीवाल ने सबसे पहले निचली अदालत में चुनौती दी थी, लेकिन यहां से निराशा मिलने के बाद उन्होंने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाई कोर्ट में गिरफ्तारी को चुनौती देने के साथ उन्होंने जमानत की मांग की। सीबीआई ने यह कहते हुए केजरीवाल की जमानत याचिका पर विचार का विरोध किया था कि उन्होंने निचली अदालत में जमानत की मांग नहीं की। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए लाइव टीवी न्यूज के साथ। पीएम नरेंद्र मोदी ने सोमवार को पश्चिम बंगाल के सांसदों से मुलाकात कर राज्य की सत्ता में जल्द ही आने की बात कही। लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में बीजेपी को अच्छा खासा नुकसान हुआ था। पार्टी वहां सिर्फ 12 सीटें जीत पाई थी। इसके बाद वहां नेताओं के कई अजीबोगरीब बयान सामने आने शुरू हो गए थे। अब पीएम नरेंद्र मोदी ने सोमवार को बंगाल के लोकसभा और राज्यसभा सांसदों से मुलाकात की है और उन्हें बताया कि पार्टी को आगे ले जाने के लिए क्या करना चाहिए। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी ने बंगाल बीजेपी के लोकसभा और राज्यसभा सांसदों के साथ मुलाकात में बंगाल की राजनीतिक स्थिति के बारे में बात की। उनसे लोकसभा चुनाव के नतीजों पर भी चर्चा की। कहा जा रहा है कि पीएम मोदी ने अपनी पार्टी के सांसदों से कहा, बंगाल के लोगों ने बीजेपी को स्वीकार कर लिया है और यह हकीकत है। लोगों ने हमें आशीर्वाद दिया है। वह दिन दूर नहीं है जब बीजेपी बंगाल में सत्ता में आएगी। प्रधानमंत्री ने आगे कहा, विकसित भारत के लिए विकसित बंगाल होना बेहद जरूरी है, इसलिए हम सब मिलकर साथ काम करेंगे। इस मौके पर पीएम मोदी ने सत्तारूढ़ टीएमसी और भाजपा के बीच कटुता पर भी बात की। पीएम मोदी ने इस बात पर जोर दिया है कि बंगाल के लोगों के लिए यह विश्वास कराना महत्वपूर्ण है कि भाजपा उनका विकास, कल्याण और समृद्धि सुनिश्चित कर सकती है। 2014 में बीजेपी को राज्य की 42 में से सिर्फ 2 लोकसभा सीटें मिली थी, लेकिन 2019 में यहां पार्टी ने शानदार प्रदर्शन किया। बीजेपी ने यहां 18 सीटें जीतकर बड़ी ताकत बनकर उभरी थी। पार्टी की ताकत तब और बढ़ गई जब पिछले विधानसभा चुनाव में वहां 70 सीटों पर शानदार सफलता मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांसदों के साथ अपनी बैठक में इसी विकास यात्रा पर जोर दिया। लेकिन प्रदेश की सियासत में भारतीय जनता पार्टी में अंदरूनी लड़ाई लगातार बनी हुई है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी का अगला प्रदेश अध्यक्ष कौन बनेगा, ये सवाल वहां पर बीजेपी की आपसी जंग की वजह से लगातार उलझा हुआ है। दरअसल मौजूदा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार का कार्यकाल खत्म हो चुका है और वो केंद्र में मंत्री बन गए हैं। ऐसे में उनकी जगह प्रदेश इकाई की कमान किसे और किस नेता को सौंपी जाए, इसका खुलासा अब तक नहीं हो सका है। नए अध्यक्ष को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। वहीं पश्चिम बंगाल में बढ़ती मुस्लिमों की आबादी को लेकर बेगूसराय के बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह ने ममता बनर्जी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा, डायरेक्ट एक्शन डे की याद दिलाते हुए बंगाल के लोगों को हिंदुओं को संगठित होने को कहा है। उन्होंने कहा कि आज पश्चिम बंगाल में हिंदू अपने अस्तित्व की आखिरी लड़ाई लड़ रहे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए लाइव टीवी न्यूज के साथ।